वालेकुम व्यूअर्स, इस चैनल के ऊपर आपको वेलकम है। काफ़ी अर्से बाद मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। इसमें लॉन्ग टर्म रिव्यू डिस्कस करने लगा हूँ, वो भी इस मोटरसाइकिल का जो मैंने खुद से रिस्टोर किया। बड़े अरसे से कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई, उसकी वजह से किसी और काम में मैं बिजी हूँ और उसकी कुछ शॉर्ट्स वगैरह बन सकती हैं और इस तरह का कोई लॉन्ग वीडियो बनाने कोई फीजिबल नहीं। तो अब ये मोटरसाइकिल के ऊपर मैं खुद से वीडियो बना रहा हूँ एक और इसको मैंने एक साल प्लस चला लिया और एक साल में मैंने इसमें 10,000 किलोमीटर, पूरे एक साल में 10,000 किलोमीटर चलाए और एक साल के बाद अब तकरीबन 2-1,000 किलोमीटर पे शायद इस पर मज़ीद ऊपर हो चुकी है। तो मैं एक लॉन्ग टर्म रिव्यू बनता है, इसमें मुझे कौन कौन से मैं आफ्टर रेस्टोरेशन मुझे कौन कौन से इश्यूज़ आए वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। कहाँ मैं गया, क्या चीज़ की है, परफॉर्मेंस रही, वो सब आपसे डिस्कस करूँगा ताकि आइंदा कोई जो ऐसे मॉडर्न मोटरसाइकिल इस टाइम जो रिस्टोर करना चाहते हैं लोग और वो रिस्टोर करते हैं तो किस तरह की इशूज़ से वो फेस करेंगे लेटर ऑन, और ये आपके लिए यानी कि एक गाइड की तरह के वीडियोस। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं इस पर कितना फिरा। मैंने जो आपको बता दी कि तकरीबन एक साल में मैं 10,000 जहाँ पर रहता हूँ इधर से फिर मैं पहले अमारात में, यहाँ से मैं इसे कोफकान भी ले गया, फुजारा भी लेके गया। अगर आपको आइडिया हो तो मैं फिर से अबू धाबी वाली साइड पे भी लेके गया, 2 राउंड मैंने अबू धाबी भी लगाए। तो काफ़ी लॉन्ग राइड्स यानी कि 400 किलोमीटर्स की भी राइड्स, हाँ, अप एंड डाउन 400 एक सिंगल वो। तो बहुत अच्छी चीज़, रिलायबल चीज़ है, देता है, बेहतरीन राइड देता है। और मेरे पास मैं खुद ही क्योंकि रिकॉर्ड करता हूँ और कोई मेरे साथ कैमरा को भी हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, सिर्फ मेरे पास मैं हूँ और मेरा कैमरा है, ठीक है। इस वजह से कुछ और जो है ना, मेरे पास कोई क्वेश्चन या पंच लिस्ट लिखने वाला कोई नहीं है जो आपको गाइड करे। तो मैं आपको सीधी पंच लिस्ट मोबाइल पे मैंने लिख लिए, नोट कर लिए नोट पैड पे, तो अब मैं आपको 1 बाय 1 थोड़ी पंच लिस्ट में आपको जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ आपको दिखाता जाता हूँ। देखिए जी, लॉन्ग टर्म रिव्यू में मैंने सबसे पहले डिस्कशन करता हूँ कि इसकी फ्यूल एवरेज कैसी रही। फ्यूल एवरेज के मामले में ये सुजुकी VL800 है और 800 सीसी का है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद इसकी एक वेबसाइट कहती है कि शायद इसमें ये शायद 400 सीसी का है, लेकिन इसके VIN के थ्रू जो आइडिया हो रहा है और इसकी जो सब है ये इसकी मैनुअल के थ्रू ये VL800 है, 800 सीसी का है। सुजुकी की ब्रांडिंग आपको पता है, जापानीज मोटरसाइकिल है, इनकी ब्रांडिंग भी एक वीक है सब लोग, ये अपनी चीज़ों को प्रॉपर ब्रांड नहीं कर पाते। तो उसमें से जो एक चीज़ मुझे जो 800 सीसी होने के बावजूद इसकी फ्यूल एवरेज जो है वो बड़ी रिमार्केबल किस्म की है। इसको मैंने 32-33 किलोमीटर पर लीटर भी लिया और तकरीबन ये 20-22 तो कम से कम आ जाती है। और नॉर्मल चलाने में ये 27-28 की एवरेज दे रही है नॉर्मल, और मैं बिल्कुल लाइट हैंडेड नहीं चलाता, इसको मैं दबा के चलाता हूँ तकरीबन पूरे एक्सीलेटर्स के साथ। तो मेरी आदत ऐसी है कि मैं जो है ना दबा के चलाने वाला हूँ, मैं इसको लाइट फुट नहीं चला सकता या लाइट हैंडेड नहीं चला सकता। तो मैंने जब इसे चलाया है तकरीबन इसने मुझे 32-33 की एवरेज भी दी है और 27-28 तो रेगुलर तक की है। अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाए और फुल डे जो है वो आप ट्रैफिक में लगे रहें तब इसकी एवरेज 22-23 होती है। ये तो हो गई इसकी फ्यूल कंजम्पशन। अब इसके साथ मैंने इसमें और क्या कुछ किया, ये मुझे बार पंच लिस्ट के लिए जाना पड़ता है फ़ोन में, इसके लिए आपसे माजरत है। तो ऐड ऑन इंस्टॉलेशंस जो मैंने इसके बाद इसमें ऐड ऑन, जब आपने वीडियोस ये 30 देखेंगे, ये आपने देख ली होंगी उम्मीद है, तो इन 30 वीडियोस के अंदर आपको आइडिया होगा कि मैंने कुछ इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें मज़ीद ऐड की हैं। तो 1 बाय 1 मैं इसके आपको एड ऑन अगर दिखाना शुरू करूँ। एक तो मैंने फिर बहुत अच्छा किस्म का जो है ना ये मोबाइल का फोल्डर इंस्टॉल किया, ये इसके वीडियोस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक ये बहुत अच्छे किस्म के मिरर्स, वो पुराने जो इसकी एक्चुअल स्टाइल के मिरर्स है, वो बेसिकली यहाँ पे होती है सैंड ब्लास्टिंग। मैं जहाँ पे अमारात में रहता हूँ यहाँ पे होती है डस्ट, और वो डस्ट जब लगती है तो इससे सैंड ब्लास्टिंग होती है और इससे लगता है जंग। तो ये है मशीन्ड कास्टिंग वाले, तो अब इनमें चांसेस हैं कि ये रस्ट ना करें और अभी तक नहीं किए, ठीक है। दूसरे नंबर पर मैंने जब इस पर ये नई चीज़ इंस्टॉल की, नंबर 2 ये इंस्टॉल की, और तीसरी चीज़ मैंने इंस्टॉल की थी साउंड बार। इसमें साउंड सिस्टम मैंने लगाया MP3,
तो MP3 लगाने के बाद आपको पता है कि मैंने जो है ये आप कहेंगे साउंड बार कहाँ से आई। ये साउंड बार जो आई वो मैंने MP3 लगा लिया इसके साथ। तो जो उसके स्पीकर थे वो इतने पावरफुल नहीं थे और वो उनकी जो थे उनमें ड्रम बीट्स जो थी अच्छी नहीं थी। तो मैं यहाँ किया कि रेगुलर साउंड बार पकड़ी जो कि एक टेलीविज़न की है, इसको कट शॉट किया। कट शॉट करने के बाद इसके जो एंड से वो अपॉक्सी करने के बाद और इसको फिर रीमेक किया एज़ पर डिज़ाइन। और फिर मैं देखिए इसको यहाँ से इंस्टॉल की ना वो इंस्टॉलेशन की है, कुछ पत्रियाँ सी बना के इसको इंस्टॉल करती है। तो ये बहुत बेहतरीन बजता है, बेहतरीन, क्योंकि आपको पता है टीवी की साउंड बार की साउंड क्वालिटी कैसी होती है वैसी ही इसमें जो वो बेस का ड्रमर भी इसमें इम्प्लीमेंट बना हुआ। तो ये सारे के सारे मेरे जो ना ये साउंड सिस्टम को कंट्रोल करने के ये लगा हुआ, रिमोट इधर लगा दिया। फिर इसमें आ जाएँ एडिशनल आइटम, ये मैंने इसमें बैग्स ऐड किए। आपको पता है कि बाइक्स के ये बैग्स जो होते हैं बहुत कॉस्टली इफेक्ट जो ना चीज़ है, तो मैंने बहुत कॉस्ट इफेक्टिव वे में करने की कोशिश की है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे बनाए हैं, ये बल्कि मैंने खुद बनाए हैं, आपको मैं चेक कराऊँ। पहला बैग फॉर एग्जांपल ये वाला जो पीछे बैग आप देख रहे हैं टॉप पे तकरीबन 12 लीटर का बैग है। और इसको मैंने ये बेसिकली बैग पता है आपको कौन सा है? ये बैग है जो आमतौर पे आप पिकनिक वगैरह के लिए लेके जाते हैं सामान रख के इसमें, और इसमें यहाँ पे तनिया और हैंडल्स होते हैं। ठीक है, तो इनको मैंने निकाल दिया। उधेड़ने के बाद आपको पता है मैं स्टिचिंग वगैरह तो खुद ही कर लेता हूँ। तो स्टिचिंग वगैरह करने के बाद इसमें देखिए मैंने बीच में इनके अंदर मैंने प्लाईवुड बोर्ड लगाए और वो प्लाईवुड बोर्ड के साथ ये ना इनको मैंने यहाँ पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद इसको स्क्रू यहाँ पे स्क्रूज भी लगा दिए मैं, नीचे इसको कैरियर से स्क्रू कर दिया हुआ। अच्छा, इनसे पहले मैंने कैरियर भी आपको पता कि इसमें नहीं है, तो कैरियर भी मैंने नया इंस्टॉल किया। ये कैरियर ये देखिए सीसी बार के साथ ये कैरियर बना हुआ, और इसके साथ जो थे रॉड जिसको ये साइड सैडल बैग्स होते हैं वो तमाम के तमाम मैंने ऑर्डर किया ऑनलाइन। तो ये ऑनलाइन ये ऑर्डर्स पे ये ना बैग्स भी आ गया, ये आ गया, कैरियर आ गया। अगर मैं थोड़ा सा आपको नीचे से दिखाऊं, ये देखिए कितने अच्छे तरीके इंस्टॉलेशन की है। तब इसके गिरने का कोई जो ना कोई नहीं रह गया मसला। फिर मैंने इसके साइड सैडल बैग्स, क्योंकि आपको पता है कि इसमें इन चीज़ों पे फ्लेक्सिबल लेदर वाले साइड सैडल बैग्स बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अलावा अगर हम इस पर सॉलिड बैग्स लगा ले जाएँ, जैसे फाइबर ग्लास के होते हैं या कोई मेटालिक या एल्युमिनियम शीट के बने होते हैं, वो इन पे जचते नहीं हैं वो, क्योंकि वो टूरिंग बाइक के लिए है। तो ये जो होते हैं, क्योंकि ये टूरिंग बाइक नहीं, ये आप बेसिकली क्रूज़र्स हैं, तो इन पे ये फ्लेक्सिबल बैग्स अच्छे लगते हैं। तो फ्लेक्सिबल बैग्स में आपको पता है कि कुछ जो होते हैं वो बैग बिल्कुल फ्रंट से यहाँ से सीधे होते हैं, ऐसे सीधे हुए होते हैं। तो ये मैंने यहाँ से फ्लेक्सिबल रखा है ताकि बैठने उठने वाले के लिए बहुत ईजी रहे, ये बिल्कुल भी हिडर ना करे और आप आराम से बैठने पे पिलियन जो अगर बैठना चाहता है यहाँ से पैर रखे और सीधा बैठ जाए। ठीक है, और ये बैग्स मैंने खुद स्टिच किए। इनकी आप स्टिचिंग देखें कितनी बेहतरीन किस्म स्टिचिंग की है। अगर आपको जो कुछ आइडिया हो, कुछ लोग स्टिचिंग जानते हो, आपको पता लगेगा। ये भी तकरीबन इसका वॉल्यूम भी तकरीबन 15 लीटर है, 14 to 15 लीटर इनका है। और इसके अंदर देखिए कितनी अच्छी इसके अंदर मैंने बना दी है। ये दो सेक्शन, ये देखिए ये भी इसके पीछे भी प्लाईवुड है और बॉटम पे प्लाईवुड है। ठीक है, ताकि फॉर एग्जांपल जो एग्जॉस्ट साइड पे भी एक जो बैग है वो बिल्कुल सिमिलर है। तो एग्जॉस्ट साइड का जो बैग है ये देखिए, ये बिल्कुल आपके एग्जॉस्ट से नीचे टच नहीं कर रहा। देखिए ये कुछ भी डाल लेंगे एग्जॉस्ट पे जाके नहीं लगेगा। तो इसलिए इसमें हम जो है ना फिर हेलमेट्स वगैरह और बहुत सारे जो गियर जो रेगुलर होता है वो चाहिए होता है, वो हम इसमें डाल लेते हैं। इसके अलावा और एक्स्ट्रा जो सामान होता है प्रॉपर पूरी ग्रॉसरी करके आप इन बैग्स पे लोड करके ला सकते हैं। और ये इसको जो ये कंटूर वगैरह दिया, ये टेम्पलेट बना ली थी मैंने, और इस टेम्पलेट के ऊपर फिर मैंने इसको बैग बिल्ड किया। तब ये पूरा फेस बिल्कुल क्लियर हो गया था, तो मैंने किसी और बैग का ईयरबड का पीस पकड़ के यहाँ पे कोई नेमिंग वगैरह दे दी। तो अब ये देखिए कोई पहचान नहीं सकता कि होममेड है। ठीक है, इसकी डेकोरेशन अगर मैं बैग से आपको दिखाऊं तो ये बहुत अच्छे नज़र आते हैं। और ये फ्लेक्सिबल होने की वजह से इनका बेनिफिट ये है कि जो पिलियन जो बैठना चाहता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं देता, और इसकी लुक्स जो होती हैं बिल्कुल लेदर वाली आती हैं रेगुलर। ठीक है, तो ये आपको लगता है बाकायदा ये क्रूज़र है, हाईवे क्रूज़र है, ना कि कोई कहना चाहिए जो आप ये टूरिंग का बाइक यूज़ करते हैं उसके लिए। ठीक है, तो एक काम तो ये दो, तो ये मैंने आपको बता दी कि एड ऑन्स मैंने इसमें क्या किया। ठीक है, तो मेजर एड ऑन्स एक ये थी। अच्छा, तीसरा एक और एड ऑन्स में सबसे बड़ा एड ऑन जो था ये मैंने किसमें RPM मीटर भी इंस्टॉल किया। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए मेरे नाम के साथ आ रहा है ना, DIY मैडनेस के साथ।
अगर बाइक को इंस्टॉल कर दिखाऊँ, चलें इसी बहाने आपको बाइक भी इंस्टॉल कर दिखाऊँ। ये देखिए बाइक इंस्टॉल हो गया, स्टार्ट हो गया, देखिए आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो ये मैंने खुद बनाया, ये बाइक का पूरा इसका सर्किट बोर्ड पूरा खुद डिज़ाइन किया, इसका इंक्लोजर पूरा डिज़ाइन किया, फुल डिज़ाइन करके। ये इन बाइक्स में इंस्टॉल नहीं हो सकते, इस तरह का कोई भी सेटअप नहीं दिया हुआ था इस बाइक में कि हम कोई आरपीएम मीटर इस कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकें। तो ये मैंने खुद इग्निशन कॉइल्स की और इनपुट्स लेके और ये इसको प्रॉपर डिज़ाइन किया है, टेस्ट किया है, माशाल्लाह परफेक्टली रन कर रहा है। ठीक है, एक तो ये चीज़। फिर इसमें मैंने एक चीज़ और इंक्लूड की, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो है ये पुश स्टार्ट, देखिए कितना खूबसूरत है। ये भी इंटरनेट से मंगवाया, ये सारा कटआउट मैं खुद बनाया। बनाने के बाद मैंने इसमें पुश स्टार्ट का बटन भी इंक्लूड ऐड किया। ठीक है, तो इसका फ़ायदा ये है कि अब रिडंडेंसी हो गई है। तो एक तो स्टार्ट ये है ना, ये जो रेगुलर स्टार्ट होता है, आपको आइडिया है। ठीक है, तो एक स्टार्ट मैंने इसके पैरेलल में उठा के एक ये दे दिया। तो इससे बड़ा मज़ेदार ये देखिए, मैं बाइक को अगर मैं स्टार्ट करूँ, ओके। अब बात करते हैं इसकी ऑयल सर्विस वगैरह की। ठीक है, जो इनकी मैंने अभी 10,000 किलोमीटर के ऊपर, मैंने पहले 2,000 किलोमीटर के ऊपर इसका फ़र्स्ट ऑयल चेंज कर दिया था, ताकि इसके अंदर अगर कोई आपको पता है जो मेंटेनेंस का काम किया, इंस्टॉलेशन वगैरह का, जो रिफ्रेशमेंट का रिफ़्रेश करने का काम किया, तो हो सकता है कि इंजन में कोई चीज़ ऐसी हो तो बदल देना चाहिए। तो मैंने 2,000 किलोमीटर के ऊपर एक चेंज किया ऑयल। फिर उसके बाद अब मैं एवरी 5,000 आर के ऊपर मैं ऑयल चेंज करता हूँ। ये मेरा सेकेंड नहीं थर्ड जो है ऑयल चेंज हो चुका है इसके ऊपर। ठीक है, उसमें से एक बार मैंने सिर्फ फिल्टर चेंज किया था। फर्स्ट टाइम पे जो 2000 के ऊपर था, मैंने ऑयल फिल्टर चेंज नहीं किया था। तो इसको कंपनी जो रिकमेंड कर रही है, इसको मैनुअल रिकमेंड कर रहा है 6,000 किलोमीटर के ऊपर ऑयल चेंज, मैं 5,000 के ऊपर ऑयल चेंज कर रहा हूँ। तो माशाल्लाह से कंप्रेशन बहुत बेहतरीन हो चुका हुआ है। पहले इनिशियली कुछ मुझे महसूस हुआ था कि इंजन ऑयल थोड़ा सा कंज्यूम कर रहा है, जब मेरे ख्याल से कुछ रिंग पिस्टन तो इतने अच्छे बैठे हुए थे, और इसका कंप्रेशन बहुत अच्छा हो चुका है। तो अब इसमें इंजन ऑयल का जो है ना, वो थोड़ा कंज्यूम करने का प्रॉब्लम ख़त्म हो चुका है। इन 5,000 किलोमीटर के ऊपर मैं शायद कोई एक आध बार मैंने 3,000 किलोमीटर ऊपर मैं हाफ अ लीटर जो है ना, वो कुछ थोड़ा सा वैसे टॉपअप करता हूँ। मुझे आइडिया नहीं होता कि इसमें कुछ कंज्यूम हुआ कि नहीं, तो मैंने इसमें लास्ट टाइम से टॉपअप कर दिया था। इसमें मैंने ऑयल चेंज सर्विस के अलावा इसके टैपेट्री एडजस्ट करे की है एक बार। अभी भी इसकी एक जो टैपेट थोड़ा से में थोड़ा सा लग रहा है कि फिर एडजस्ट करने वाला फ्रंट वाला कोल्ड में थोड़ी सी आवाज़ करता है, क्योंकि ये मैनुअल टाइप पुराने टाइप के इसके टैपेट के एडजस्टमेंट का सिस्टम है, वो इसमें कोई ओवरहेड कैम और या हाइड्रोलिक लिफ्टर वगैरह कोई नहीं है। ओवरहेड कैम तो है लेकिन हाइड्रोलिक लिफ्टर नहीं है, पुराने टाइप की जो है वो टेक्नोलॉजी है। तो वो जो है बेसिकली थोड़ी सी टेम है टैपेट इसके एडजस्ट करने पड़ते हैं आवाज़, ताकि इसकी आवाज़ इम्प्रूव हो। तो मैंने एक बार किए थे बीच में, तो अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक बार फिर से मुझे फ्रंट वाला जो है वो टैपेट एग्जॉस्ट का जो है वो सेट करने पड़ेंगे। इसमें ये जो है ट्विन पता आपको इनलेट के और ट्विन एग्जॉस्ट के जो है 4 यानी 4 वाल्व वाला सिस्टम है दोनों सिलेंडर्स के ऊपर। व्यूज़ अब मैं आपको नेक्स्ट चीज़ करता हूँ, जो मैंने रीबिल्ड किया इसको पूरा 1 साल लगा। उसके बाद जब मैं मैंने इसे चलाना शुरू किया, तो मुझे कौन से इशूज़ मैंने फेस किए। उनमें सबसे पहला इशू जो मेरे पास आया वो इसके मीटर के ऊपर था। इसके सबसे पहले मीटर जो था वो बेसिकली डिस्प्ले जो था वो मैंने जो बनाया लगाया, तो बेसिकली नाइट टाइम पे डिजिट शो नहीं करता था। फिर मैं रिसर्च करके उसको डबल वाला LCD के ऊपर पोलराइज, अब जो है वो बेसिकली अब डिजिट्स भी शो करता है। तो एक चीज़ तो ये हो गई, ठीक है। अब इस पे जो है वो बेसिकली ऑरेंज कलर के लिखा राइटिंग्स आ रही हैं और ब्लैक पूरा बैकग्राउंड ब्लैक है। तो ये एक पहला इशू था। सेकंड इशू जो मैंने फेस किया इस रेस्टोरेशन में वो था निकल प्लेटिंग के ऊपर। जिंक प्लेटिंग कामयाब रही, कहीं पे कोई रस्ट वगैरह का इशू नहीं हुआ या कोई उसकी फेस वगैरह गंदे नहीं हुए। लेकिन जहाँ पे मैं निकल प्लेटिंग की थी ना, वो निकल प्लेटिंग जो है ना वो रस्ट होना शुरू हो गई। असल में मैं रहता हूँ यहाँ बहुत ज़्यादा ह्यूमिड एरिया में, और यहाँ पे बिल्कुल साथ ही मेरे पीछे यानी कि चंद कदम के ऊपर पीछे समुंदर है। तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी का ये लेवल है कि राइट टाइम है ऑलमोस्ट 95% ह्यूमिडिटी होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो यानी कि समझना कि बिल्कुल पानी ही चले। तो कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे इंसान को भी रस लग रहा है अगर ज़रा सा बाहर रहे, बिल्कुल यही हाल हालात है। तो इन चीज़ों को जो है ना रस्ट का बड़ा इशू होता है। यहाँ पे क्रोम तक भी नहीं बचता, क्रोम भी रस्ट कर जाता अगर आप उसे मेंटेन ना करें।
तो जो है ना निकल प्लेटिंग की बाद में आइडिया हुआ कि जो मैंने की थी, बेसिकली निकल जो होती है वो इसलिए कामयाब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इसकी आवश्यकता जो थिकनेस होती है बहुत चंद माइक्रोन में होती है, और वो थिकनेस इतनी लो होती है कि जो जिस तरह क्रोम होता है ना, जो स्टोर थोड़ा सा इस तरह के रस्ट को प्रिवेंट कर लेता है, ये निकल नहीं कर सकता। तो जहाँ जहाँ निकल प्लेटिंग होती है, जैसे स्पोक्स के ऊपर और कुछ पाइपिंग शाइपिंग के ऊपर, स्क्रूज के ऊपर, वो बेसिकली मुझे फिर रीडन करनी पड़ी। तो इस मोटरसाइकिल के ऊपर जो ना ये पेंट का जो काम था ना मेरा, ये जो मैंने पेंट का काम किया था, ये बहुत बेहतरीन था, ये बहुत माशाल्लाह जो ना वो फुल प्रूफ रहा। फिर मैंने क्या किया कि इसकी स्पोक्स और इसके जो स्क्रूज थे उनको दोबारा से खोलकर उनको दोबारा से विनेगर में प्रोसेस करके फिर इनको मैंने पेंट किया, इनकी हेड्स वगैरह को पेंट किया, क्योंकि नीचे इसके जो थी वो आपको पता निकल के पहले मैं जिंक प्लेटिंग की थी, तो जिंक प्लेटिंग इंटैक्ट थी, थोड़ा सा रास्ते मूव किया, तो उसके बाद से जो है वो निकल के ऊपर से जो थोड़ा सा रास्ता माइनर जो सरफेस रास्ता बना हुआ वो साफ़ हो गया। और उसके बाद में मैं इसकी आप देखें स्पोक्स यहाँ ग्रीन हो चुकी हैं, पहले सिल्वर थी तो ग्रीन और ब्लैक में स्पोक्स कन्वर्ट किया। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखें ज़रा, मैंने जो इसके व्हील्स थे ना दोबारा से डिसअसेंबल किए, ठीक है। व्हील्स डिसअसेंबल करने के बाद मैंने फिर स्पोक्स को दोबारा से ये सेम 2K पेंट करके बेक करके प्रॉपर पेंट किया इसको। ये देखें स्पोक्स की ये जो होती हैं कैप्स भी जो होती हैं और ये स्पोक्स भी होती हैं, ग्रीन और ब्लैक का मैंने कॉम्बिनेशन बनाया और माशाल्लाह आप दोबारा रिसेंबल किए तो इसमें इस साल कोई इशू रस्ट का मैं नहीं देख रहा। इसी तरह पीछे रेयर व्हील भी है, वो शायद आपको शायद बहुत ईजीली विजिबल ना हो, मैं ज़रा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए रेयर व्हील भी इस तरह से रिस्टोर किया, एक ये काम किया। फिर जैसे आपके स्क्रूज होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इनको निकल किया था मैंने ये, फिर इनको पेंट करना पड़ा, तो सेम मैचिंग डल ब्लैक पेंट से मैंने इनको दोबारा से रिफ़्रेश किया। तो इधर तो यहाँ पे ऐसी कोई जगह है, ये देखिए रस्ट जो है ना ये आपके जो है ना SS के बोल्ट हैं इन पे भी लग रहा है, तो कोई चीज़ जो है ना वो ये देखिए रस्ट जो है ये बिल्कुल SS के पेज थे, मुझे याद है, ये आपको नज़र आ रहे हो, ये फैक्ट्री ये यानी कि कहाँ है, ये हार्ले डेविडसन की लाइट सी, ठीक है। तो इसके ऊपर देखें इनके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा रस्ट आता है। तो ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ कि यहाँ पे रस्ट का बहुत बड़ा इशू है। तो व्यूअर्स अगर तो आप किसी ऐसी जगह पे हैं, आप किसी ऐसी इन्वायरमेंट में जहाँ बहुत ज़्यादा यूट्यूबर का एक्सपोजर नहीं है, फिर तो कोई मसला नहीं, आपकी निकल प्लेटिंग बेस्ट है। जो मैंने आपको प्रोसीजर दिखाया है बेस्ट किस्म की निकल प्लेटिंग होती है, बेहतरीन किस्म चलती है। लेकिन अगर आप जिस एरिया में हैं तो आप प्रेफर करेंगे क्रोम प्लेटिंग निकल प्लेटिंग को अडॉप्ट करना, ठीक है। ये मेरी रिकमेंडेशन है। जिंक प्लेटिंग बेस्ट थी, निकल प्लेटिंग में निकल की बहुत छोटी सी मिकदार में ऊपर इसके ऊपर आती है। तो बाकी इसमें मैंने सबसे बड़ा काम जो देखा, ये पहले 300 यानी कि 1000 किलोमीटर के अंदर जो है मैं शो हो गया 2-3 चीज़ें। एक वो चीज़ थी आपको पता है स्क्रैप से उठाया हुआ था, तो इस स्क्रैप के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स चल रही थी ना वो बारी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स ने कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर की है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले जो प्रॉब्लम मुझे फेस हुई वो हुई इस स्पीडोमीटर सेंसर के ऊपर, ठीक है। ये स्पीडोमीटर सेंसर चलते चलते काम करते करते ये इसने अपना काम करना छोड़ दिया, और एक बड़ी एक्सपेंसिव चीज़ है और मिलता भी यूज़ है, क्योंकि ये मार्केट में न्यू नहीं बन रहा, ठीक है। इन मोटरसाइकिल्स का अवेलेबल नहीं है। तो मैंने क्या किया, ये एक अली एक्सप्रेस से चाइना का यूनिवर्सल सा डिजिटल सेंसर मंगवाया 3 वायर वाला, जो इसमें 3 वायर चाहिए, और इसके मैंने फिर यहाँ से कट करके देखिए मैं आपको शायद आपको नज़र आ जाइए, ये जो इसका यहाँ पे एपॉक्सी होती है यहाँ से मैं सारे को इनके क्या कहते हैं इनग्रेव करके फिर इसमें से मैंने सारा सी पुराना सर्किट निकाला और न्यू सर्किट डाल के इसको यहाँ से एपॉक्सी फिलअप कर दी। तो अब ये माशाल्लाह बेहतरीन चल रहा है, ठीक है। तो ये सेंसर ये मैंने बहुत ही थोड़े पैसों में, यानी कि बहुत थोड़े पैसे लगे होंगे, ठीक है। उसमें मैं 50 दिरहम लगे होंगे, उसमें मैंने इसे रिस्टोर कर लिया। और यही वो बाकी केसिंग और पता है ये इसकी फिटिंग्स जो होती हैं बिल्कुल टोटली डिफरेंट होती हैं। तो इसकी उसी अपनी फिटिंग पे बैठा, यहाँ पे अंदर जो सेंसर था IC जो थी यानी कि वो डैमेज जो थी वो सेंसर में बदल दिया, नंबर 1। दूसरी चीज़ मैंने फेस की इसके अंदर जो ख़राब हुई वो था इसका रेक्टिफायर। मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ, यहाँ पर इसके पीछे यहाँ पे इसका जो है अपना रेक्टिफायर लगा था जो कि बैटरी वगैरह चार्ज करता है। उसकी वजह से पहले एक दफ़ा तो बैटरी बिल्कुल डेड हो गई, तो मैंने एक बार बैटरी रिप्लेस की, तो फिगर आउट हुआ लेटर ऑन कि ये इसका रेक्टिफायर काम नहीं करता, तो रेक्टिफायर मुझे नया बदलना पड़ा।
यानी कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स थी ना वो बेसिकली ऐसी नहीं रही थी कि मैं इसको यानी कि जो ना लॉन्गर लास्टिंग हो, मुझे कुछ ना कुछ काम करता है। इसका रेक्टिफायर मैंने खैर इसका नया मिलता है, तो वो रेक्टिफायर भी मैंने अली एक्सप्रेस टाइप किया साइट से मैंने इसको ऑर्डर कर दिया, आ गया, बेहतरीन लग गया, चल रहा है और बहुत अच्छा चलता है। फिर तीसरे नंबर पे मैंने इसको जो फेस किया, इसके अंदर एक कंप्यूटर है, उसकी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। इससे कंप्यूटर इग्निशन बेसिकली एराटिक हो गई, फ्रंट वाला सिलेंडर कभी कभी गर्म होके इग्निशन करनी छोड़ या ना रैंडमली छोड़ देता था। तो फिर मैंने क्या किया कि इसके अंदर से कंप्यूटर निकाला, उसको काटा, उसकी पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। एपॉक्सी वाला निकाल के फिर मैंने उसके अंदर क्या कहते हैं, उसके अंदर जो था वो ट्राइसोल्ड का इशू था, वो ट्राइसोल्ड का इशू मैंने जो है उसके ट्रांजिस्टर के ऊपर, इग्निशन के ट्रांजिस्टर के ऊपर वो मैंने फिक्स किया। तो ये प्रॉब्लम, इसका ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो गया। तो इस तरह के छोटे छोटे 2-3 इशूज़ आए इसके अंदर इलेक्ट्रिकल, ये स्पेशली इलेक्ट्रिकल के। तो ये था भी मेरा रिव्यू। आपको बाइक स्टार्ट करके दिखा देते हैं, आप इसका साउंड सुने। साउंड इसका बड़ा मज़ेदार है, इसकी रोड प्रेजेंस बड़ी मज़ेदार है, पूरे एरिया में पता लगता है। ये इसका एग्जॉस्ट और दोनों स्टॉक हैं इनटेक। एक इनिशियल ये पता है आपको स्लो में जब आप देते हैं पहले एग्जॉस्ट की साउंड होती है, हाई स्पीड पे जो है इनटेक की साउंड होती है। तो बड़ी ही मज़ेदार इसकी राइड है, जो कि आमतौर पर लगेंगी आम दूसरे मोटरसाइकिल में आपको नहीं मिलेगी, जो कि इसमें चॉपर की साउंड आती है। तो मैं आपको स्टार्ट कर दिखाता हूँ। लें जी व्यूअर्स, ये था आज तक का रिव्यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया देखने का, एंड तक वीडियो देखने का। लाइक और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, ताकि मैं आपको अच्छा कंटेंट दोबारा से देता रहूँ। और इसमें आपको मेरा स्टार्टिंग मोटरसाइकिल का रेस्टोरेशन कैसी लगी, इसके लिए आप पुरानी वीडियोस देखें। इस वीडियो में आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा और साउंड नोट कैसा लगा वो भी आप मुझे बताएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।